हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछली कक्षा में हमने रीट भर्ती परीक्षा में आने वाली हिंदी शिक्षण विधियों के सिलेबस का विस्तार पूर्वक विश्लेषण किया था और ये जाना था कि ये न कि सिर्फ रीट भर्ती परीक्षा के लिए है, बल्कि जिस भी सिलेबस के अंदर हमारे शिक्षण विधियों का संबंधित टॉपिक है उन सभी के अंदर हमारा ये कंटेंट काम आएगा। दोस्तों, कक्षा आरंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही घंटी के आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे कि होने वाले अपडेट से आप वंचित न रहेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी लिखा जाएगा इस क्लास के अंदर वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल थिंक स्मार्ट स्टडी में टेलीग्राम ग्रुप पे उपलब्ध हो जाएगा, इसका पीडीएफ। ठीक है दोस्तों, अब हम हमारी क्लास आरंभ करते हैं। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि ईसा पूर्व दो टॉपिक आते हैं हमारे, ईसा पूर्व और ईसवी। कई लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों, माना कि ईसा पूर्व के जन्म को हमने 0 मान लिया। अब इससे हम बढ़ेंगे आगे की ओर, 1 साल हो जाएगा, इनको 2 साल हो जाएगा और ऐसे ही करते करते अब आया हमारे 2020। ठीक है, ये क्या है? ईसा के बाद के, यानी कि ईसा के जन्म के बाद का काल। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे? ईसवी। इसे कहेंगे ईसवी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया ईसवी। लेकिन अगर हम ईसा के जन्म से इधर की ओर मुड़े, यानी कि पहले की ओर मुड़े, कि ईसा के जन्म से पहले 1 साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, और इसी क्रम में अगर हम बढ़ते जाएं तो इसे कहलाएगा ईसा पूर्व का काल। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जो वेद लिखे गए थे वो सब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे और ये कठिनतम भाषा भी मानी जाती थी, और इसका काल था 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व। देखिए दोस्तों, भाषा की विशेषता होती है ये कठिनतम से सरलतम की ओर होती है। इसलिए जैसे जैसे वक्त गुजरा, कठिनतम से सरलतम की ओर जाते हुए भाषा वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत की ओर अग्रसर हुई, और 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व का काल लौकिक संस्कृत का कहलाया, और 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी का काल पाली भाषा का कहलाया। 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक का काल प्राकृत भाषा का कहलाया, और 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी का काल अपभ्रंश काल कहलाया। दोस्तों, अपभ्रंश काल आने के बाद इसकी कई शाखा में बंटने लगा। इसकी एक शाखा है शोरसेनी, और शोरसेनी की एक शाखा है हिंदी। हिंदी का काल है 1000 ईस्वी से लेके आज तक। दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की बारे में कि भाषा है क्या। देखिए, भाषा जो शब्द है ये बना है भाष धातु और आ प्रत्यय से। अब भाष धातु का अर्थ है बोलना और आ प्रत्यय का अर्थ है माध्यम। ठीक है दोस्तों, अब भाषा का अर्थ, भाषा का हमने देखा कि भाषा का अगर शाब्दिक अर्थ हम देखें तो बोलने का माध्यम निकलेगा, और अगर हम व्यापक अर्थ देखें तो विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। अब विचार क्या है? मानव हृदय में उत्पन्न भाव विचार है। विचारों की अभिव्यक्ति हम 3 प्रकार से कर सकते हैं, बोलकर यानी कि मौखिक, लिखकर यानी कि लिखित, और एक और तरीके से हम कर सकते हैं वो है सांकेतिक। माफ़ कीजिएगा दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक के कारण इसमें प्रिंट नहीं हो पाया, इसके लिए हमें खेद है। अब हम जानेंगे विभिन्न विद्वानों के अनुसार भाषा का अभिप्राय, यानी कि भाषा की परिभाषा। तो जानेंगे सीठ महोदय के अनुसार भाषा विचार की अभिव्यक्ति का माध्यम है। सीठ महोदय ने 2 परिभाषाएं लिखी है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है।
अब हम इसके अंदर याद केवल इतना सी बात रखेंगे, विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम और विचारों का प्रकटीकरण। ठीक है। अब प्लेटो के अनुसार, प्लेटो ने जो परिभाषा दी है उसमें है, विचार हमारे आत्मा की मुख्य बातचीत होती है जो होठों से बाहर निकलते हुए ध्वन्यात्मक रूप ले लेती है, उसे ही भाषा कहते हैं। इसमें हम याद रखेंगे मुख्य बातचीत, होठों से बाहर, ध्वन्यात्मक रूप। ठीक है। अब हम अगली पे चलते हैं, अगली परिभाषा पे। अगली परिभाषा है काव्यदर्श के अनुसार। दोस्तों देखिए, काव्यदर्श कोई मनुष्य नहीं है, बल्कि काव्यदर्श नाम की एक बुक है, इसके अंदर ये परिभाषा लिखी हुई है। काव्यदर्श बुक किसने लिखी? ये आचार्य दंडी ने लिखी है। ये संस्कृत के और हिंदी के बहुत ही आदर्श आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने कहा, तीनों लोक अंधकारमय हो जाता है यदि यह शब्द रूपी ज्योति से यह संसार प्रदीप्त न होता। इसमें हम याद करेंगे अंधकारमय और संसार प्रदीप्त, ये हम याद रखेंगे। सीताराम चतुर्वेदी के अनुसार हम याद रखेंगे, सीताराम चतुर्वेदी, भाषा के आविर्भाव से सारा संसार गूंगों की विराट बस्ती बनने से बच गया। तो हम याद रखेंगे गूंगों की विराट बस्ती, सीताराम चतुर्वेदी। अब हमारी अगला टर्म आता है लिपि का। लिपि, लिपि क्या है? लिपि है भाषा के लिखित रूप के लिए ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें लिपि कहते हैं। जैसे क, ख, फ, र। दोस्तों हम जो भी बोल रहे हैं इसे हम लिख पाने में सक्षम हो रहे हैं क्योंकि लिपि है, यानी कि जिस माध्यम से हम लिख रहे हैं और लिखे हुए शब्द को कोई अन्य पहचान पा रहा है, जिसे माना ये है क। इस क को मैंने क लिखा और आपने क ही पढ़ा क्योंकि ये लिपिबद्ध है। ठीक है। अब प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी लिपि होती है, जैसे कि हिंदी की लिपि है देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, अंग्रेजी की रोमन और उर्दू की फारसी। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे भाषा का मनोविज्ञान। भाषा का मनोविज्ञान है, एक बालक जिस वातावरण या स्थान में जन्म लेता है, उसी वातावरण या स्थान पर जो भाषा पाई जाती है, बालक उसे सीख लेता है और सीखने में जो व्यवहार काम में लेता है, उस व्यवहार को ही मनोविज्ञान कहते हैं। जैसे कि बालक या हम हैं, हमने हमारे घर में जो भाषा सीखी वो कैसे सीखी? क्योंकि हमने हमारे से बड़ों, यानी कि जो हमारे माता पिता, दादा दादी हैं, उन्हें बोलते देखा और धीरे धीरे हम सीख गए। सीखने की भाषा मनोविज्ञान के 3 सोपान माने जाते हैं। क्या है? जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। जिज्ञासा क्या है? जिज्ञासा, एक बालक जिस परिवार में जन्म लेता है, उस परिवार के सदस्य बातचीत के माध्यम से जो व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार को जब बालक देखता है या सुनता है, उसमें ऐसा करने की जिज्ञासा पैदा होती है। और यह जिज्ञासा की बात बालक की भाषा विज्ञान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है। आगे जब हम पढ़ेंगे, अभी हम इसको समझेंगे, पहले हम एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अनुकरण, जब बालक में जिज्ञासा पैदा हो जाती है तो जिज्ञासा से प्रभावित होकर वह अपने परिजन की शब्दावली का अनुकरण करता है, जिससे उसमें शब्द बोलने की क्षमता उत्पन्न होती है और वह निरंतर उनका अनुकरण करता है। अब तीसरा सोपान आया हमारे अभ्यास। जब बालक में अनुकरण के कारण कोई शब्द बोलने का ज्ञान हो जाता है, वह उस शब्द का बार बार दोहरान करता है, उसमें बातचीत करने के गुण पैदा हो जाते हैं। इससे बालक में इस प्रकार से एक बालक में जिज्ञासा के कारण भाषा का जन्म होता है और अभ्यास द्वारा विकास होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे कि एक बालक जिस वातावरण में जन्म ले रहा था, वो वैसा ही सीख रहा था। और उसके बाद हमने 3 सोपान पढ़े, जिज्ञासा, अनुकरण और अभ्यास। उसके बाद हमने जिज्ञासा पढ़ा। दोस्तों देखिए, एक बालक जब अपने से बड़ों को कुछ बोलते हुए सुन पा रहा है, तो उसमें जिज्ञासा पैदा होती है कि ये कैसे बोल पा रहे हैं, और इस जिज्ञासा के कारण ही वह उनका अनुकरण करता है और
अनुकरण करने के बाद वो निरंतर अभ्यास करते हुए अपने भाषा के बोलने में एकदम उचित मापदंड को लाता है और भाषा को सीख जाता है। अब हम पढ़ेंगे भाषा के बिंब। भाषा के बिंब, जब भी हम लोग किसी व्यक्ति या वस्तु को देखते हैं तो उसका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन जाता है और इन्हीं चित्र के कारण विभिन्न शब्दावलियों का विकास होता है, इसलिए इन्हें भाषा बिंब कहते हैं। भाषा बिंब 4 प्रकार के होते हैं। दोस्तों, इस लाइन में से सेकंड ग्रेड 2013 भर्ती परीक्षा में से एक क्वेश्चन सीधा सीधा आया था कि भाषा के बिंब कितने प्रकार के होते हैं। उसका आंसर था 4। अब ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं ये हम जानेंगे। दृश्य, पहला है हमारा दृश्य बिंब। जब कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमारी आँखों के सामने होते हैं तो हमारा चित्र, तो उनका चित्र हमारे मस्तिष्क में बन रहा होता है, उसे ही दृश्य बिंब कहते हैं। दोस्तों, जैसे ही कोई बालक पहली बार कक्षा में प्रवेश करा और उसे कोई पुरुष सामने खड़ा दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं टीचर हूँ, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो उसके मन में एक भाव आया कि अच्छा ये टीचर है, ये अध्यापक है। उस दिन से उसे पता चल गया कि अच्छा ये अध्यापक है। अगले दिन वो कक्षा में जब प्रवेश करता है तो जैसे वो देखता है तो वो कहता है कि सर आ गए या मैडम आ गई या अध्यापक है। तो ये हो गया दृश्य बिंब। अब श्रव्य बिंब, जब भी हम पहले से किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया को होते हुए देख लेते हैं तो उसका नाम सुनने मात्र से ही या आवाज़ सुनने मात्र से ही हमारे मस्तिष्क में उसका चित्र बन जाता है, उसे श्रव्य बिंब कहते हैं। जैसे कि माँ दरवाज़ा खोलो, शायद दूध वाला आया होगा, बाहर कुत्ते भौंक रहे हैं। जैसे कि हम जब बालक होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं और हम कई बार या 1 2 3 4 के कई बार हम अन्य बार दूध वाले की आवाज़ सुन लेते हैं कि वो इस तरह से पुकारेगा, तो जैसे ही वो दरवाजे पे आता है और आवाज़ लगाता है तो हम कहते हैं, बिना उसको देखे ही हम कह देते हैं कि दूध वाला आ गया। या जैसे ही बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ सुनते हैं या कोई आवाज़ सुनते हैं तो हम कहते हैं कि कुत्ते भौंक रहे हैं। इसका कारण यही है कि हमारे मन मस्तिष्क में उनका आवाज़ का, उनकी ध्वनि का बिंब बन गया। उस बिंब को श्रव्य बिंब कहेंगे। अब है विचार बिंब। विचार बिंब है जब कोई दृश्य या श्रव्य बिंब इतना समीपता से बने, हमारे मस्तिष्क में उसकी उपयोगिता महसूस होने लगे, तो यह विचार बिंब कहलाता है। जैसे गाय दूध देती है, अध्यापक बालकों को पढ़ाते हैं। दोस्तों, जब हमने दृश्य बिंब और श्रव्य बिंब इनको निकटता से हमने देख लिया, जैसे कि हमने देखा कि गाय दूध देती है, हम निरंतर दूध लेने जाते हैं कहीं और हम देखते हैं कि गाय दूध दे रही है और इस दूध को हम घर में लाके प्रयोग में ले रहे हैं। अब हम निरंतर ऐसे देख रहे हैं, तो अब कभी भी हमारे सामने दूध आता है तो मस्तिष्क में एक बात बन जाती है कि ये दूध गाय ने दिया है, यानी कि गाय दूध देती है। अब हमारा अगला है भाव बिंब। जब कोई विचार हमारी आत्मा के संपर्क से निकलता है तो उससे हमारी भावनाएं जुड़ जाती है और यह भावनात्मक रूप से विचार अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे कि गाय हमारी माता है। देखिए दोस्तों, कई बार हमने गाय को देखा है और गाय को देख के कभी हमने ये नहीं कहा होगा कि हाँ माता जी कहाँ जा रही हो, लेकिन हम हमेशा कहते हैं गाय हमारी माता है। लेकिन इस प्रकार हम ये सीख सकते हैं कि जब हमारा किसी के प्रति सम्मान हो, आदर हो, भाव हो, हम उसको उसी रूप में मानने लग जाएं, उसका सम्मान करने लग जाएं अप्रत्यक्ष रूप से, तो वह भाव विचार बिंब कहलाएगा। उपयुक्त प्रकार से भाषा के बिंब निर्मित होते हैं, उन्हीं कारण हम हमारे व्यापार में भाषा के भिन्न भिन्न शब्दावली उपयोग में लेने के लिए समर्थ हो जाते हैं। भाषाई दक्षता। अब हमारा अगला टॉपिक है भाषाई दक्षता, जिसके पर्याय है कुशलता या निपुणता। भाषाई दक्षता का अर्थ है अभिव्यक्ति या अर्थ ग्रहण में दक्षता। जब भी कोई बालक या कोई मानव किसी भाषा का व्यक्त करने में या उसका ग्रहण करने में
सक्षम हो जाए तो उसे क्या कहेंगे, भाषा की दक्षता, कि हाँ अब इसे भाषा आ गई है, इसे भाषा समझ में आने लगी है। अर्थात हम अपनी बात अच्छी तरह से कह सकें एवं अच्छी तरह से अन्य की बात को समझ सके, यही भाषा दक्षता है। भाषा दक्षता से अवस्थाओं का क्रम। देखिए, भाषाई दक्षता से संबंधित अवस्थाओं का क्रम क्या है, ये हम जानेंगे। प्रथम अवस्था, जिसे कि प्रयत्न अवस्था कहते हैं, इसके अंदर बालक होठ हिलाना सीखता है। द्वितीय अवस्था, इसके अंदर बालक एक या दो पदों में अपनी बात करता है। तृतीय अवस्था, इसमें बालक छोटे छोटे शब्द, एक संज्ञा, एक क्रिया आदि के शब्द बोलना आरंभ करता है। चतुर्थ अवस्था, इसे पूर्ण वाक्य बोलना आरंभ कर देता है। देखिए, अब आइए हमारे भाषा की विशेषता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन यूँ प्रत्यक्ष रूप से ही सामान्य सा उठ के आ जाता है, सीधा का सीधा ही। भाषा की विशेषता या प्रकृति। भाषा क्या है और कैसे अपना कार्य करती है, ये इसकी विशेषताओं से हम जानेंगे। देखिए, भाषा वातावरण या समाज द्वारा जनित है। देखिए, भाषा का जन्म वातावरण से ही पैदा होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही यहाँ पे हमारे भारत देश में या हमारे राजस्थान में मुख्यतः थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही भाषा परिवर्तित हो रही है। इसका कारण क्या है, वातावरण या समाज। इसलिए कहा गया है कि ये समाज या वातावरण द्वारा जनित है। ये सदैव अर्जित की जाती है। भाषा पैतृक संपत्ति नहीं है। देखिए, अगर ये पैतृक संपत्ति होती तो जैसा हम बोल रहे हैं, अगर किसी चाइनीज़ बच्चे को भारत में या किसी भारत के एक राजस्थान परिवार में छोड़ दिया जाए तो वो राजस्थानी या हिंदी सीख जाएगा। लेकिन किसी हिंदी को अगर चाइनीज़ में छोड़ दिया जाए तो वो चाइनीज़ भाषा सीख जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि वो पैतृक नहीं है। अगर वो पैतृक होती तो वो चीनी बच्चे को भारत छोड़ने पर भी वो चाइनीज़ ही बोलता। तो ये भाषा सदैव अर्जित होती है, न कि पैतृक। भाषा चिर परिवर्तनशील है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि पहले वैदिक संस्कृत भाषा थी, फिर लौकिक संस्कृत हुई, धीरे धीरे अपनी सरलतम रूप लेती हुई परिवर्तन होती चला गया और आज भी परिवर्तनशील है। हम हिंदी में कई शब्द जोड़ते हैं अपने अनुसार। भाषा का अर्जन अनुकरण के द्वारा होता है। हमने कभी किसी से सुना होगा और आज वैसा ही हम बोल रहे हैं। भाषा प्रतिदिन बहिष्कृत यानी सुधार होता है, इसका प्रतिदिन बहिष्कार होता है। भाषा व्यक्तित्व का अंग है। कोई भी इंसान कैसी भाषा प्रयोग में लाता है, ये उसके व्यक्तित्व को बताता है। भाषा सदैव संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर चलती है। दोस्तों, संयोग अवस्था का मतलब है, आपने पहले देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े सूत्र चलते थे, लेकिन अब उन सूत्रों को छोटे छोटे भागों में बांट दिया कर हम पढ़ते हैं। जैसे कभी एक शब्द है कमल, लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, कमल। ठीक है, इसी प्रकार भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। पता नहीं भाषा कहाँ जाके रुकेगी। भाषा स्थूल से सूक्ष्म की ओर और प्रौढ़ता से प्रौढ़ता की ओर बढ़ती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है। अब हमारा भाषा शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं। देखिए, सबसे पहले चयन का सिद्धांत। हम भाषा, किसी भी बालक को अगर हम भाषा सिखा रहे हैं तो सबसे पहले हम चयन करेंगे। किस चीज़ का चयन करेंगे कि बालक को सर्वोत्तम किस रूप में समझाया जा सके, किस भाषा में समझाया जा सके, उसका चयन करेंगे। क्रियाशीलता का सिद्धांत। बालक जितना क्रियाशील रहेगा उतना, भाषा शिक्षण का सामान्य सिद्धांत यही है कि बालक जितना क्रियाशील रहेगा उतना सीखेगा, जितना अनुकरण करेगा उतना सीखेगा। और हम जितनी भी शिक्षण विधियाँ उपयोग में लेंगे वो सब मुख्यतः बाल केंद्रित होनी चाहिए। बाल केंद्रित शिक्षण विधियों से ही बालक अधिकतम सीख सकते हैं। व्यक्तिक विभिन्नताओं। जब भी हम शिक्षण कराएंगे तो हमारे कक्षा के अंदर, जैसा कि अभी भी आप लोग पढ़ रहे हैं, तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों से हैं, विभिन्न विभिन्न व्यक्तित्व के हैं, विभिन्न विभिन्न बुद्धि के हैं। तो हमें हमारी कक्षा के अंदर भी इसी प्रकार
विभिन्न व्यक्तित्व के लोग मिलेंगे, तो हमें उन सभी के समायोजन करके ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करना है कि न किसी का लाभ हो न किसी की हानि हो और सभी को समान शिक्षण प्रदान किया जा सके। तो व्यक्तिक विभिन्नताओं के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। बोलचाल का सिद्धांत, बोलचाल में जो हमारे सिखाने की शैली है वो सरलतम होनी चाहिए। बालक की रुचिकर और अभिप्रेरणा का सिद्धांत होना चाहिए कि बालक को हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो रुचिकर हो और प्रेरणापूर्वक हो। इसी प्रकार हमारा टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट कक्षा में आपके लिए इसके आगे का कंटेंट लेकर आएंगे। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी को कक्षा पसंद आई होगी। धन्यवाद।